तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं सरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पशुओं में पाइका रोग की है गंभीर समस्या, करे समय रहते इसका समाधान। कैसे ले अरंडी की फसल से अधिक पैदावार। पशुपालन में अक्सर देखा गया है कि उनकी देखरेख में कमी के कारण पशु कई तरह की अखाद्य वस्तुएं जैसे पॉलिथीन, जूते, चप्पल, चमड़ा खाने लगते हैं, जिससे पशुओं में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो पशुपालक इस तरह की समस्या से अपने पशुओं को बचाने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर भरत महतो। किसान भाइयों नमस्कार। ये पाइका नामक जो बीमारी होती है, ये विशेष करके हमारे जो पालतू पशु होते हैं उसमें से भी जो दुधारू पशु होते हैं उन सबों में इस रोग की होने की संभावना अधिक होती है। जैसे हमारे गायों में सभी नस्ल के देसी नस्ल हों या फिर संकर नस्लें हों, भैंसों में, बकरियों में, भेड़ों में इस तरह के ये बीमारी देखी जाती है। पर इन सबों में अगर तुलनात्मक रूप से कहें तो हमारे जो दुधारू पशुएँ हैं उन सबों में इस बीमारी की होने की संभावना अधिक होती है। इसके कारण में ऐसे तो कई तरह के कारण होते हैं, पर पाइका बीमारी का जो सबसे मुख्य कारण होता है ये मिनरल के अभाव के कारण। शरीर में कई तरह के खनिज पदार्थों की ज़रूरत होती है जो शरीर के सभी उपापचय क्रियाओं को समुचित रूप से चलाते हैं। तो इसमें विशेष करके फास्फोरस, सोडियम और मैग्नीशियम की अचानक कमी होने के कारण पशुओं में ये बीमारी होने की संभावना रहती है। फास्फोरस की कमी पशुओं में आमतौर पर लंबे समय तक अपर्याप्त मात्रा में चारा लेने से उत्पन्न होती है और लंबे समय तक पशुओं के आहार में फास्फोरस की कमी के कारण क्रोनिक फास्फोरस की कमी हो जाती है। इस प्रकार के फास्फोरस की कमी शुष्क क्षेत्र में चरने वाले पशुओं में पाई जाती है, क्योंकि इन स्थानों की मिट्टी में स्वाभाविक रूप से फास्फोरस मात्रा में कम पाया जाता है। हम खनिज पदार्थों की जो बात कर रहे हैं, इनकी कमी होने के भी कई कारण होते हैं। जैसे कोई किसान भाई क्या होते हैं कि दुधारू पशुओं को उचित मात्रा में हम मिनरल मिक्सचर अलग से नहीं दे पाते हैं। जो मिनरल मिक्सचर उनके खाद्यान्न पदार्थों, जो खाद्य पदार्थ हैं उन्हीं से जो आते हैं उसी से उनका काम चलते रहता है। पर होता क्या है कि जो दुधारू पशुओं में होते हैं उन सबों में दूध के द्वारा, दूध में से ये जो मिनरल्स हैं जैसे फास्फोरस हो गया, सोडियम, मैग्नीशियम, ये काफ़ी मात्रा में बाहर निकल जाते हैं। तो जब तक हम इनको राशन में कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करते हैं, माने अतिरिक्त खनिज पदार्थ जब तक हम लोग नहीं देते हैं तो उसकी आपूर्ति पूरी तरह से नहीं हो पाती है और शरीर में धीरे धीरे इसकी मात्रा घटते जाती है। और धीरे धीरे करते करते कुछ दिनों में ये जो हमारे पशु हैं, दुधारू पशुएं हैं या जो दुधारू नहीं हैं, उन सबों में भी इस बीमारी को आने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ साथ जो किसान भाई फाइबर, जो रेशा की मात्रा होती है, संतुलित आहार में अगर रेशा की मात्रा भी उचित
मात्रा अगर न रखी जाए तो ये बीमारी होने की संभावना होती है। इसके साथ अगर शरीर में उनके जो इंटरनल पैरासाइट्स हैं, विशेष करके अंतःपरजीवी में जो गट एक्टिंग पैरासाइट्स हैं, मतलब जो हमारे आहार नली में जो परजीवी होते हैं, उन सबों की संख्या भी अगर बहुत अधिक हो जाए तो मिनरल की कमी, फास्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम जैसे पदार्थों की कमी हो जाती है और इसके कारण पाइका रोग उत्पन्न हो जाता है। पाइका रोग से पीड़ित पशु में कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं, जिन्हें देखकर आप रोगी पशुओं को आसानी से पहचान सकते हैं। इन लक्षणों में पशु खाद्य पदार्थ के अलावा अखाद्य पदार्थ जैसे कि ईंट, पत्थर, मिट्टी, मल और मूत्र, कागज और कपड़े आदि खाने लगते हैं। इसके अलावा पशुओं में स्वास्थ्य में गिरावट व कमजोरी, प्रजनन संबंधित विकार आदि भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के लक्षण अगर दिखाई पड़ता है तो आप समझ सकते हैं कि आपके पशुओं में इन खनिज पदार्थों की कमी हो गई है और इस रोग से आपके पशु ग्रसित होने जा रहे हैं। तो आप जितनी जल्दी हो सके, अभी जो हम कारण बताए थे आपको इसके होने के, जैसे आप नियमित रूप से दूध के मात्रा के अनुसार में आप मिनरल मिक्सचर अतिरिक्त के जरूर दें। साथ साथ अगर मिनरल ऑरली जो दे रहे हैं, जो खाना के साथ दे रहे हैं, उससे अगर पूर्ति नहीं हो पा रही है तो बहुत सारे फास्फोरस के इंजेक्शन बाजार में उपलब्ध रहते हैं। आप कुछ दिनों तक में 2-3 दिन तक उसके इंजेक्शन भी चला के उसके शरीर में इन खनिज पदार्थों की आपूर्ति यथाशीघ्र कर सकते हैं। और किसी में अगर बहुत अधिक कमी देखी जा रही है, बहुत लक्षण इसके प्रोडक्शन घट गया है, चलने फिरने में परेशानी हो रही है, वो मसल्स में जो मांसपेशियों में है उसमें कमजोरी आने लगी है, तो आप इनको जो आईवी इन्फ्यूज़न हम कहते हैं, जैसे आप सीरा में भी फास्फोरस के जो दवा आते हैं, जो सीरा में चढ़ाने के लिए स्पेशली आते हैं, उन सबों का भी डॉक्टरी परामर्श के अनुसार में आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। संक्रामक रोगों के अलावा बहुत सारे साधारण रोग भी हैं जो पशुओं की उत्पादन क्षमता कम कर देते हैं। ये रोग ज्यादा भयानक नहीं होते, लेकिन समय पर इलाज नहीं कराने पर काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। पाइका रोग भी ऐसा ही एक रोग या फिर विकार है। इस रोग से पशुओं को बचाने के लिए संतुलित आहार प्रबंधन के साथ साथ खनिज लवण आदि का समावेश भी पशुओं के आहार में करना चाहिए। साथ ही देखरेख अच्छी तरह से करनी चाहिए। इन सबों के अलावा भी आप जैसे कृमिनाशक की दवा आप नियमित रूप से ज़रूर पिलाएं अपने जानवरों को। आपने जो खाना है आप जो दे रहे हैं, संतुलित आहार दे रहे हैं, उसमें देखें कि जो 24 आवर की, जो दिन भर की जो आहार है, उसमें उचित मात्रा में रेशा उपलब्ध है कि नहीं, इन सबों को भी देखें। अगर आप इस तरह के प्रबंधन करते हैं तो इस बीमारी से आसानी से आप निजात पा सकते हैं और जो जानवर इस बीमारी से ग्रसित है उन सबों को भी आप ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पहले से सजग रहें आपके दुधारू पशुओं के प्रति, और जो दुधारू पशु नहीं है उन सबों के प्रति भी इन उपायों के साथ आप अगर सजग रहते हैं तो पाइका बीमारी से बहुत आसानी से आप बचाया जा सकता है, अपने पशुओं को बचा सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर।
अरंडी की खेती अपने प्रदेश के सिंचित और असिंचित क्षेत्रों में की जाती है और जिन किसानों ने अरंडी की फसल लगा रखी है वे किसान अरंडी की फसल से अधिक उपज लेने के लिए कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र फलौदी के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर मनमोहन पूनिया। अरंडी की फसल तेल वाली फसलों के अंतर्गत आती है। इसका तेल बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ये खाने के काम में नहीं आता। अरंडी के तेल का इस्तेमाल डाई, डिटर्जेंट, दवाएं, प्लास्टिक के सामान, स्याही, पॉलिश, पेंट और लुब्रिकेंट बनाने में होता है। एक अनुमान के मुताबिक अरंडी से 250 प्रकार की सामग्री तैयार की जाती है। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा अरंडी पैदा करने वाला देश है। इन सब को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के किसान भाई कम पानी वाले क्षेत्रों में अरंडी की खेती करके अच्छा लाभ कमाते हैं। इसी लाभ को ध्यान में रखते हैं जिन किसान भाइयों ने अरंडी की बुआई की और आने वाले दिनों में अच्छी पैदावार मिले, इसके लिए इस समय कुछ पहलुओं पर ध्यान देना होगा, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। तो अक्सर अरंडी की बुआई के बाद फसल के साथ साथ कई तरह के खरपतवार उग जाते हैं, जो फसल से खाद, पानी और प्रकाश से प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो खरपतवारों को समय पर खेत से निकालना बेहद जरूरी होता है। इसके लिए किसान पहली निराई गुड़ाई बुआई के 30 से 35 दिनों बाद करें। इसके बाद 55 से 60 दिनों पर करें। इसके बाद आवश्यकता अनुसार समय समय पर खेत से खरपतवारों को निकालते रहना चाहिए। किसान भाइयों, अरंडी फसल की अच्छी बढ़वार तभी होगी जब पौधों को समुचित मात्रा में पोषक तत्व मिलेगा। तो अरंडी की फसल के लिए किसान कौन सा पोषक तत्व लें और कितनी मात्रा में फसल में डालें, चलिए इस बारे में जानते हैं। नमस्कार, आज बात करेंगे अरंडी की फसल जो राजस्थान की भी मुख्य फसल है, उसमें समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कि अरंडी की अच्छी उत्पादकता के लिए कौन से पोषक तत्व जो है उर्वरक है या कार्बनिक और अकार्बनिक जो उसको सिफारिश के लिए उसके उपज और तेल की मात्रा में सात्विक वृद्धि के लिए चाहिए। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर, ये 4 तत्व अरंडी में अच्छे उत्पादन के लिए जरूरी है। और चारों की जो सिफारिश मात्रा है वो सिंचित क्षेत्र के लिए 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटास और 20 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा बुआई से पहले ड्रिल और ऊर करके देवे। बची हुई शेष 50% जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसको 2 बराबर भागों में विभाजित करके 35 और 90 दिन की अवस्था पर सिंचाई के साथ, सिंचाई से पहले जब है उस समय आप खड़ी फसल में दे सकते हैं। अगर एरिया असिंचित है तो उस अवस्था में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर देवें। उसमें से आधा नाइट्रोजन और संपूर्ण फास्फोरस और पोटास की मात्रा बुआई से पहले ऊर करके ड्रिल करके देवे। बची हुई नाइट्रोजन की आधी मात्रा है वो फसल की 30 दिन की अवस्था पर उसको देवे। अगर आपको नाइट्रोजन की मात्रा अगर ड्रिप सिंचाई के अंतर्गत आपकी खेती है और अरंडी को ड्रिप सिंचाई के अंतर्गत लगाया गया है तो नाइट्रोजन की 1/3 भाग को बुआई से पहले ऊर करके देवे। बचा हुआ 2/3 भाग है वो 4 भागों में विभाजित करके 35 दिन पर, 70 दिन पे, 90 दिन पर और 110 दिन पर, इस प्रकार 4 भागों में विभाजित करके अलग अलग अवस्था पर उसको ड्रिप सिंचाई के द्वारा अरंडी की फसल में देवे। और सल्फर की अगर बात करें तो सल्फर द्वितीयक पोषक तत्व है। तो सल्फर अरंडी एक मुख्य खरीफ की फसल है और तेल वाली फसल है, इसलिए जितनी भी तेल वाली फसलें हैं उनके तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए या क्वालिटी के लिए उसमें सल्फर की मात्रा चाहिए। अतः 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बुआई से पहले सल्फर की पूर्ति के लिए अरंडी में जिप्सम के थ्रू देना सही रहता है। इसलिए
250 किलोग्राम जिप्सम प्रति हेक्टेयर बुआई से पहले खेत में डालें और उसके बाद में अरंडी की बुआई करें, जिससे उपज और तेल की मात्रा में सार्थक वृद्धि होती है। किसान भाइयों, अरंडी की फसल में कभी कभी कीट रोगों का अधिक प्रकोप होता है, जिसके कारण पूरी फसल ही खत्म हो जाती है। यदि समय रहते कीट रोगों की पहचान करके नियंत्रण के उपायों को अपनाया जाए तो कीट रोगों को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। फ्यूजेरियम उखटा रोग। इस रोग से पौधे धीरे धीरे पीले होकर ऊपरी पत्तियां और शाखाएं मुरझा जाती हैं और पौधा सूख जाता है। रोकथाम के उपाय। इसकी रोकथाम के लिए रोग प्रतिरोधी किस्मों की बुआई करनी चाहिए और बीज को बोने से पहले कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। इसके अलावा उचित फसल चक्र अपनाएं। कैप्सूल बेधक कीट। ये कीट कैप्सूल को छेद कर पूरे बीज को खा जाता है। इसके बाद एक कैप्सूल से दूसरे कैप्सूल में चला जाता है। इस तरह से नुकसान करता है। इसके नियंत्रण के लिए क्यूनाल फॉस 1.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें तो आपकी फसल इस कीट से बच जाएगी और अच्छी पैदावार होगी। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार और स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 5 दिनों के दौरान आसमान साफ रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इस दौरान परिवर्तनशील दिशा से हल्की से मध्यम गति की हवाएं चल सकती हैं। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसान भाई को सलाह दी जाती है कि सरसों में देरी से बुआई के लिए RGN 145 236 किस्म को प्राथमिकता देते हुए बुआई करें। सरसों की फसल में बीज दर 600 से 700 ग्राम प्रमाणित बीज प्रति बीघा की दर से उपयोग करें। बिजाई के पूर्व 20 किलोग्राम यूरिया, 62 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तथा 75 किलोग्राम जिप्सम प्रति बीघा की दर से आधार खाद के रूप में खेत में अच्छी तरह मिलाएं। सरसों की फसल को सफेद रोली रोग से बचाने के लिए मेटालेक्सिल 35 SD 6 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। इसके बाद ही बीजों की बुआई करें।
चने की बुआई के लिए उपयुक्त समय चल रहा है, अतः किसान भाई चने की बिजाई के लिए सिफारिश की गई उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीजों का प्रयोग करें। देसी चने की बुआई के लिए GNG 1958 जिसे मरुधर भी कहते हैं, GNG 2144 जिसे तीज भी कहते हैं, GNG 1581 जिसे गणगौर के नाम से जानते हैं, GNG 2171 जिसे मीरा के नाम से जानते हैं और बरानी क्षेत्रों के लिए RSG 888 तथा काबुल चने की बुआई के लिए GNG 1499 जिसे गौरी के नाम से जानते हैं, GNG 1969 जिसे त्रिवेणी के नाम से जानते हैं, इन किस्मों का चयन कर किसान भाई चने की खेती कर सकते हैं। देसी चने के लिए 15 किलोग्राम और काबुली चने के लिए 25 किलोग्राम बीज प्रति बीघा की दर से प्रयोग करें। चने की बिजाई के समय 5 किलोग्राम नाइट्रोजन, 10 किलोग्राम फास्फोरस प्रति बीघा की दर से खेत में मिलाएं। चने की बुआई से पूर्व जड़ गलन एवं उकटा रोग की रोकथाम के लिए 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम जैव पाउडर या 1.5 ग्राम कार्बनडाजिम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। जौ की बिजाई के लिए भी उपयुक्त समय चल रहा है। इसके लिए उन्नत किस्में हैं RD 2052, RD 2035, RD 2660, RD 2552, RD 2592 एवं माल्ट किस्में हैं RD 2503, DWRUB 52, DWRUB 64 आदि किस्मों की किसान भाई खेती कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है सेवर जिला भरतपुर के कृषक रतन लाल ने। इनके आम के बाग में हर वर्ष फलन नहीं होता, यह इस समस्या के समाधान के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रतन लाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। देखिए, हमारे उत्तर भारत में जो प्रजातियां हैं मुख्य रूप से दशहरी, लंगड़ा, चौसा, बॉम्बे ग्रीन, ये प्रजातियां हमारी व्यावसायिक प्रजातियां हैं और इन प्रजातियों में हमारे क्षेत्र में एक वर्ष में फल आता है और एक वर्ष पूरा फल, पूरा बाग जो है वो फ्री रहता है, उसमें एक भी फल नहीं आता। मतलब एकांतर फलन या अल्टरनेट बेयरिंग के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। देखिए, जो फूड रिजर्व है, आम में जो बेयरिंग की हैबिट है, जो फलत होती है, वो पुरानी शाखाएं, जो एक वर्ष पुरानी शाखाएं होती हैं उसी पे उसमें फलत होती है। तो एक बात तो ये हुई कि आम की फलत के लिए जो शाखाएं हैं वो एक साल पुरानी होना आवश्यक है, जबकि अमरूद जैसे फल में जो करंट सीजन की ग्रोथ होती है, जो नई ग्रोथ होती है, उसी में फ्लोरिंग होती है। तो क्या है यहाँ पे कि जो एक साल पुरानी शाखाएं होनी चाहिए फलत के लिए, जिसमें फ्लावरिंग सूट्स बनेंगे, जिसमें आपकी फ्लावरिंग होगी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको प्रभावित करते हैं? उसमें एक हम लोग मानते हैं कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। जो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात है, यदि वो सुसंगत नहीं है तो उसके कारण भी ये हमारी एकांतर फलन की समस्या आती है। होता क्या है, जब एक साल फसल आती है, जब फलत होती है, तो जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स पौधे में रिजर्व होता है वो सारा पौधा इस्तेमाल कर लेता है और क्या होता है कि पौधों में नाइट्रोजन की जो कंटेंट है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण पौधा उस साल फलत में ना के केवल वानस्पतिक वृद्धि करता है। तो ये कंसेप्ट है। दूसरा ये भी है कि जो ग्रोथ हार्मोन्स से संबंधित है, जो पादप वृद्धि नियामक होते हैं, उनका भी इसमें महत्वपूर्ण रोल है, विशेष रूप से जिब्रेलिन्स का। उसी क्रम में एक ग्रोथ रिटार्डेंट है जिसको हम लोग पैक्लोब्यूट्राजोल
के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा ग्रोथ रिटार्डेंट है। पौधे में जो जिब्रेलिक एसिड एक ग्रोथ हार्मोन है, एक प्राकृतिक ग्रोथ हार्मोन है, उसकी बनने की प्रक्रिया को ये रोक देता है, जिससे क्या होता है कि जब पादप वृद्धि रुक जाती है, जो वानस्पतिक वृद्धि रुक जाती है, तो फिर क्या होता है कि जो शाखाएं पौधे पर होती हैं उनमें वानस्पतिक वृद्धि ना होकर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है, मतलब फूल वाली स्टेज आ जाती है। भाई पौधों में दो तरह की वृद्धि पाई जाती है, एक हम लोग कहते हैं वानस्पतिक वृद्धि और दूसरी होती है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, जिसको हम कहते हैं, जिसमें फूल और फल बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। और ये पौधा पहले अपनी वानस्पतिक वृद्धि करता है, उसके बाद जब एक एज आती है उसके बाद ये रिप्रोडक्टिव फेज में पौधा आता है, जब फूल और फलन की प्रक्रिया उसमें शुरू होती है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही फल हार्वेस्टिंग के बाद जब आपने फल की तोड़ाई कर ली, उसके बाद जुलाई अगस्त में हम लोग हल्की कटाई छटाई करते हैं पौधों की, जिससे क्या होता है कि और नई शाखाएं आपकी अगस्त और सितंबर अगस्त में निकलने आ जाती हैं। और उन जो नई शाखाएं हैं उन शाखाओं को इंड्यूस करने के लिए हम प्रूनिंग करते हैं और उनको मैच्योर करने के लिए हम लोग इस ग्रोथ हार्मोन का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या करते हैं, आपने जुलाई या अगस्त के महीने में प्रूनिंग कर दी, उसके बाद सितंबर के महीने में हम लोग इस रसायन का, इस ग्रोथ रिटार्डेंट का इस्तेमाल करते हैं। छटाई के बाद इस प्रयोग करें। ये एक वृद्धि नियामक दवा है। इसका प्रयोग पेड़ की उम्र के हिसाब से किया जाता है। पेक्लाबुटराजोल होता है, ये एक एक्वस सॉल्यूशन होता है जो दूधिया रंग का होता है। तो 4 ml हम कह सकते हैं कि 4 ml प्रति कैनोपी डायमीटर। तो 4 ml जो हमारी मात्रा है पेक्लाबुटराजोल की, वो 1 मीटर कैनोपी डायमीटर के लिए एक 15-20 लीटर की एक हम बाल्टी लेते हैं, उसमें पानी भर लेते हैं और इस घोल को जो सफ़ेद रंग का एक्वस सॉल्यूशन है उसमें हम मिलाते हैं। अच्छी तरह से हम उसको मिला देते हैं और पौधे के कॉलर जोन में, कॉलर जोन जो होता है पौधे का जो जड़ वाला भाग है, जो मिट्टी ज़मीन का जो सतह है उससे एकदम टच करता हुआ जो भाग है, उसके पास जो तना है पौधे का, तने से 1 फीट की दूरी में हम एक थाला बनाते हैं छोटा सा, और उस थाले के अंदर जो हमने 15-20 लीटर के जो घोल है उसको हम डाल देते हैं। और ये काम कब करते हैं, 20 सितंबर तक हमको ये कर लेना होता है। जब हमने इसको अप्लाई कर दिया 1 महीने तक उसमें नमी बनाए रखना जरूरी होता है। अब ये माने कि आपने 20 सितंबर से लेके और 20 अक्टूबर तक उसमें हल्की सी नमी होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा सूखे नहीं। तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे वो पौधे में अंदर जाएगा, पौधा उसको एब्जॉर्ब करेगा और जो वानस्पतिक वृद्धि जो होने वाली है उसको ना होकर ये क्या करता है, फिर जिब्रेलिक, जैसे पहले बताया कि जिब्रेलिक एसिड सिंथेसिस को रोक के और पौधे में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग को बढ़ाता है। अब कितना पानी लें वो जानते हैं। अगर 4 मिलीलीटर दवा का प्रयोग करना है तो 1 लीटर पानी लें और 8 मिलीलीटर दवा का प्रयोग करना है तो 2 लीटर पानी लें। दवा के हिसाब से पानी की मात्रा बढ़ती है। पानी की मात्रा अधिक हो सकती है, कम नहीं। अब इसमें सावधानी क्या है, इसमें एक तो सावधानी ये है कि इस बार हमने जितनी मात्रा डाली थी, इस बार हमने डाली थी 4 ml पर कैनोपी डायमीटर। अगले वर्ष उस मात्रा को हम आधा कर देते हैं और उसके अगले वर्ष उसका भी आधा कर देते हैं और उसके नेक्स्ट ईयर हम उसको बिल्कुल 0 कर देते हैं। इस तरह से करने से क्या होता है कि हमारी जो मात्रा है वो हम धीरे धीरे उसको कम कर देते हैं और फिर चौथे साल में जाके फिर से शुरू करते हैं ये मात्रा। ओवरडोज होने के कारण पौधे पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसीलिए हम इसकी उचित मात्रा और सही समय पर डोज देते हैं और उसको हर वर्ष हम घटाते रहते हैं। और ये प्रक्रिया हम हर वर्ष हम इसको कंटिन्यू यदि करते हैं तो हम लोग एक अच्छा उत्पादन और गुणवत्ता युक्त उत्पादन आम के बगीचों से लगातार ले सकते हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।